नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज की विशेषताएं अथवा लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के तथा शैक्षणिक और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मैकाइवर और पेज और किंग्सले डेविस ने समाज की अवधारणा को अनेक आधारों पर स्पष्ट किया है, जिससे समाज की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। उसमें है समाज अमूर्त है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, समाज में समानता और भिन्नता दोनों का समावेश होता है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है और समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है आदि प्रमुख हैं। समाज अमूर्त है। समाज का निर्माण जिन पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं से होता है, उन पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं को ना हम देख सकते हैं और ना ही उनका भौतिक वस्तुओं की तरह स्पर्श किया जा सकता है। इन संबंधों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं और अपनी प्रत्येक क्रिया में इनको अनुभव करते हैं। राइट ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित होने वाली संबंधों की एक व्यवस्था है और इसी दृष्टिकोण से यह अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर ने समाज की प्रकृति को मकड़े के जाल के समान बताया है। जिस प्रकार एक जाल के सभी तार व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरह पारिवारिक, आर्थिक संघों, राजनीतिक समूहों, धार्मिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए व्यक्ति जिन संबंधों की स्थापना करते हैं, वे बहुत कुछ व्यवस्थित तथा एक दूसरे पर आधारित होते हैं और इसी कारण समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। यदि इसे एक व्यक्ति के रूप में हम समझने का प्रयास करें, तो एक व्यक्ति अगर एक स्थान पर खड़ा हुआ है और उसके अन्य जिन सभी व्यक्तियों के साथ संबंध है, यदि उनको रेखाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो जिस आकृति का निर्माण होता है वह आकृति एक जाल होती है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंधों की स्थापना पारस्परिक जागरूकता के साथ करते हैं। इन्हीं संबंधों को सामाजिक संबंध कहा जाता है। जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारस्परिक जागरूकता की स्थिति में सामाजिक संबंध स्थापित करता है, तो समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण करने वाली यह पारस्परिक जागरूकता दो प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सभी संबंधों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रथम वह जिनको हम देख सकते हैं, जैसे आग और धुएं का संबंध, दीवार और चित्र का संबंध। ये आग और धुएं का संबंध, दीवार और चित्र का जो संबंध है, यह संबंध भौतिक संबंध है, क्योंकि इन्हें सरलता से देखा जा सकता है और इनके मध्य कोई पारस्परिक जागरूकता नहीं पाई जाती। दूसरी तरह के संबंध वह संबंध होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे विकसित होते हैं। इन संबंधों की स्थापना व्यक्ति द्वारा जागरूकता की स्थिति में की जाती है, जागरूकता की दशा में की जाती है और इन्हीं को सामाजिक संबंध कहा जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जीवित अवस्था में जागरूकता की स्थिति में संबंध की स्थापना करता है, यह सामाजिक संबंध है और यह समाज के निर्माण का आधार है। भौतिक संबंध भी है। हमने अभी देखा दीवार और चित्र का संबंध। ना दीवार को चित्र के बारे में जानकारी है, ना चित्र को दीवार के बारे में जानकारी है। चित्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कहीं भी लगा दो, और दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कुछ भी लगा दिया जाए। जबकि व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति किसके साथ संबंध स्थापित करेगा वह स्वयं जागरूकता से इसका निर्णय करता है। इसलिए सामाजिक संबंध का आधार पारस्परिक
जागरूकता है। और यह जो जागरूकता है, सामाजिक संबंधों के निर्माण करने वाली पारस्परिक जागरूकता, आवश्यक नहीं है कि सदैव प्रत्यक्ष हो, यह अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, हम टेलीविजन पर किसी नेता का ओजस्वी भाषण सुनते हैं और उस ओजस्वी भाषण को सुनकर हम उसका यदि अनुसरण करने लगे, तब उस अनुसरण के परिणाम स्वरूप हमारे मन में, हमारे व्यवहार में उसके प्रति जो स्थिति बनेगी वह जागरूकता है, वह जागरूकता की दशा है। और यह जागरूकता की दशा सामाजिक संबंध का आधार बनती है। यह जागरूकता चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के माध्यम से होता है जो जागरूक दशा में व्यक्तियों के मध्य स्थापित होते हैं। समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। समाज की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें समानता भी है और भिन्नता भी है। समानता का तात्पर्य एक समाज के सदस्यों में लगभग समान प्रकार के दृष्टिकोण, समान प्रकार के उद्देश्यों का होना है। समानता की यही भावना व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता पैदा करती है, उनमें यह चेतना पैदा करती है कि वह सब समान है। भिन्नता का तात्पर्य एक समाज के सदस्यों की रुचियों, योग्यताओं, कार्यों और उनके हितों में भिन्नता का होना है। इस असमानता के कारण ही समाज के कुछ सदस्य कुछ पदों पर आसीन होते हैं जो साधारण हो सकते हैं, दूसरे पद इस प्रकार के हो सकते हैं जो उच्च होते हैं, इनमें दूसरे प्रकार के व्यक्ति आसीन होते हैं। तो कुछ व्यक्ति जिनको इन पदों पर आसीन होने के कारण कम अधिकार प्राप्त होते हैं, तुलनात्मक रूप में दूसरे व्यक्तियों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और ये कम और अधिक अधिकार एक दूसरे पर नियंत्रण को स्थापित करते हैं। कार्यों की असमानता होने से सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर तो पाते हैं, और इस अवसर का लाभ ये होता है कि समाज में नए नए प्रकार के आविष्कार हो जाते हैं। संपूर्ण मानव संस्कृति का विकास समाज में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं के कारण हो सका है। असमानता समानता दोनों महत्वपूर्ण है समाज में, समाज के विकास के लिए। इसके लिए दो तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला ये कि समाज में असमानता की अपेक्षा समानता का महत्व अधिक है। समानता और समानता दोनों है, परंतु समानता महत्वपूर्ण है, क्योंकि समानता के आधार पर ही व्यक्ति अपने पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करते हैं। समान आवश्यकताएं ही व्यक्ति को समूह में रहने के लिए प्रोत्साहन देती है, और समानता की चेतना के कारण ही लोगों में सहयोग और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास होता है। दूसरी ओर समानता सरल और छोटे समाजों में अधिक पाई जाती है। समाज जैसे जैसे जटिल होता जाता है, उसमें असमानता और भिन्नता का गुण बढ़ता जाता है। आदिम समाजों में एकदम समानता पाई जाती है, ग्रामीण समाजों में एकदम समानता पाई जाती है। सरल समाज समानता पर आधारित होते हैं, परंतु आधुनिक समाज, औद्योगिकृत समाज, वैश्वीकृत समाज, विकसित समाज, इसमें जटिलता या असमानता अधिक देखने में आती है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों तत्व हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सहयोग और संघर्ष की विशेषताएं साथ साथ विद्यमान ना हो। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जहां एक और कुछ तरह के लोगों को सहयोग देते हैं, कुछ व्यक्तियों के साथ उसके सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं, वहीं उसी परिस्थिति में वह दूसरे कुछ व्यक्तियों के साथ उसका दृष्टिकोण संघर्ष का, प्रतियोगिता का, घृणा का या द्वेष का हो सकता है। एक समय में जिस व्यक्ति को हम स्नेह, प्रेम करते हैं, उसको सहायता देते हैं, सहयोग देते हैं, हो सकता है दूसरे समय में उसी व्यक्ति के साथ हमारे संघर्षपूर्ण संबंध हो या शत्रुतापूर्ण संबंध हो। तो सहयोग और संघर्ष दोनों समाज में पाया जाता है। सहयोग दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संघर्ष भी दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आमने सामने की स्थिति में, और अप्रत्यक्ष जिसमें हम आमने सामने की स्थिति में नहीं है। एक टीम के खिलाड़ियों का एक साथ खेलना अथवा परिवार के सभी सदस्यों का मिलजुल कर काम करना, यह सहयोग के प्रत्यक्ष स्वरूप का उदाहरण है। दूसरी ओर एक कारखाने के श्रमिकों द्वारा श्रम विभाजन के साथ कार्य करना और अपने कार्य को बांटकर
पूरा करना, यह अप्रत्यक्ष प्रकार का सहयोग है। समाज में संघर्ष, वह भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, पति पत्नी के बीच में जो आपसी मनमुटाव है वह एक प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है, जबकि जो अप्रत्यक्ष संघर्ष है वह आमने सामने की स्थिति में नहीं होता। यह अप्रत्यक्ष संघर्ष दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य हो सकता है। तो आज के प्रतियोगिता के युग में, आज के शीत युद्ध के जो समय है उसमें यह संघर्ष जो अप्रत्यक्ष प्रकार का है ज्यादा देखने में आता है। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष दोनों का समान महत्व है। इसे स्पष्ट करते हुए मैकाइवर लिखते हैं कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज एक ऐसा सहयोग है जिसकी स्थापना संघर्षों से बचने के लिए ही की जाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक और सहयोग के द्वारा जहां समाज में भाईचारे और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष की सहायता से सामाजिक शोषण, अन्याय और कुरीतियों को दूर कर पाना संभव हो पाता है। इस सब चर्चा के बाद भी ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि समाज में तुलनात्मक रूप से संघर्ष के बजाय सहयोग का अधिक महत्व है। समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों के माध्यम से होता है वह सभी संबंध एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के पूरक होते हैं। संबंधों की स्थापना करने वाले व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के साथ उस सहयोग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और यह निर्भरता उन्हें समाज के मूल्यों के अनुसार संबंधों को स्थापित करने की और सहयोग देने की प्रेरणा देती है। समाज में यदि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अकेले ही पूरे कर पाने में सक्षम होते, तब उन्हें दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं होती, और यदि आवश्यकता नहीं होती तो सामाजिक संबंध नहीं होते और समाज का निर्माण नहीं हो पाता। पारस्परिक निर्भरता की विशेषता के कारण ही समाज में सहयोग और समानता की चेतना को प्रोत्साहन मिलता है, और यह पारस्परिक निर्भरता ही व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए रखती है। समाज परिवर्तनशील है। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन सदैव होता रहता है, परंतु परिवर्तन की गति तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। समाज में परिवर्तन का कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति भी बदलने लगती है, और सामाजिक संबंधों की प्रकृति बदलने के साथ ही समाज परिवर्तन के माध्यम से एक नया रूप ग्रहण करने लगता है। जैसे कुछ समय पहले तक हमारे सामाजिक संबंध बाल विवाह, स्त्रियों की निम्न स्थिति, धार्मिक अंधविश्वास तथा जाति संबंधी मूल्यों पर आधारित थे। अब ये नहीं है। आज विलंब विवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता की सामाजिक स्वीकृति, प्रगतिशील विचारों की स्वीकार्यता, जनतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व मिलना, इन सब कारणों से सामाजिक संबंध भी एक नए ढंग से स्थापित होने लगे, और इससे समाज का रूप बिल्कुल बदल गया है। इस सब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है, उसकी गति धीमी है, परंतु यह आवश्यकता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है, बदलता है, नए विचारों, नए मूल्यों, नई परंपराओं को स्वीकार करता है। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज की स्थापना का आधार है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के साथ जब सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, समूह में सहयोग, समानता और भिन्नता होती है, तब समाज का निर्माण होता है। मनुष्य के अतिरिक्त अनेक दूसरे ऐसे जीवधारी हैं जिनमें ये विशेषताएं देखने में मिलती हैं। जैसे हाथियों, नरवानरों और दीमकों, चींटियों में भी पारस्परिक जागरूकता, सहयोग, संघर्ष, समानता और भिन्नता देखने में आती है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य के अतिरिक्त अनेक अन्य दूसरे प्राणियों में भी समाज होने की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद भी ये ध्यान रखना जरूरी है
कि मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों में पारस्परिक जागरूकता और सहयोग की दशा बहुत निम्न स्तर की होती है। उनकी पारस्परिक जागरूकता और काम करने का ढंग उन्हें एक जन्मजात विशेषता के रूप में प्राप्त होता है। वे इसे सीख कर प्राप्त नहीं करते, जबकि मनुष्य इसे सीख कर प्राप्त करता है। यह उसकी जन्मजात विशेषता नहीं है। यही कारण है कि हम समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का अध्ययन करते हैं, किसी दूसरे जीवधारी समाज का हम अध्ययन नहीं करते। मानव के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों में भी समाज की विशेषताएं देखने में आती हैं, परंतु मनुष्य जिस पारस्परिक जागरूकता और समानता की चेतना के आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है, उसकी प्रकृति अन्य जीवधारियों की तुलना में बहुत उच्च होती है। इसलिए समाजशास्त्र केवल मानव समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मानव समाज का अध्ययन करता है। मेरा यह विश्वास है कि समाजशास्त्र की समाज से संबंधित ये विशेषताएं जो समाजशास्त्र का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है, आपके लिए उपयोगी होगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।